दिल्ली से खबर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन कार्यालय में की विकास कार्यों की समीक्षा। कोटा बूंदी क्षेत्र के बूंदी में चल रहे प्रस्तावित कार्यों की जानकारियां ली। कलेक्ट्रेट अधिकारियों से वीसी के जरिए प्रगति रिपोर्ट लिया। आजाद पार्क के विकास, अंडरग्राउंड पार्किंग और सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। आसपास की सड़कों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार पर भी जोर दिया। कुंभा स्टेडियम के रिनोवेशन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश। नवल सागर और जैत सागर के सौंदर्यीकरण पर चर्चा। बूंदी को ग्रीन और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने पर दिया जोर। तो कलेक्ट्रेट अधिकारियों से वीसी के जरिए प्रगति रिपोर्ट ली जाती है और तमाम तरह के निर्देश दिए गए। आजाद पार्क के विकास को लेकर के बात कही, अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर के निर्देश दिए गए और सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया गया। कुंभा स्टेडियम के रिनोवेशन पर भी ध्यान देने के निर्देश। मध्य प्रदेश के भिंड में डाकघर और पासपोर्ट शाखा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मचा। ये धमकी ईमेल के जरिए भोपाल सर्किल ऑफिस को भेजी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हुई। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना पुलिस, एडिशनल एसपी संजीव पाठक और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड टीमों ने पूरे इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया और हर संदिग्ध वस्तु की जांच की। हालांकि प्रारंभिक जांच में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली और हालात कंट्रोल में है। अब साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है ताकि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो मध्य प्रदेश की खबर, जहां पर अब देखिए भिंड की तस्वीरें, जहां पर बम की धमकी मिलने से हड़कंप मचा है। डाकघर में ये धमकी मिली है, पासपोर्ट शाखा को उड़ाने की चेतावनी, जिससे माहौल में अफरा तफरी देखने को मिली। घर में एक मेल आया था संभागीय कार्यालय से 11:30 पर कि पासपोर्ट और पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस टीम और वहाँ के सक्षम अधिकारी यहाँ पर आके उनकी जांच की और आगे की प्रोसेस उनके द्वारा की जा रही है। कितनी बजे मेल आया था? मेरे मेल आया होगा 11:30 या 40 के आसपास आया था। मेल में क्या लिखा हुआ था? मेल में पासपोर्ट और पोस्ट ऑफिस को उड़ाने के लिए धमकी दी गई थी। अन्य जो भी राज्य में जितने पासपोर्ट केंद्र चालू संचालित हैं वहाँ सब के लिए। आप कौन हैं? मैं भी पोस्ट मास्टर पद पे हूँ, प्रधान डाकघर। तो आपने फिर इसकी सूचना किसको दी? मैंने 112 नंबर पर डायल किया था, जिसकी सूचना जयपुर में एसओजी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से जुड़े बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एडीजी विशाल बंसल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस मामले में मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश को गिरफ्तार किया, साथ ही 17 अन्य आरोपियों को भी फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में धर दबोचा है। जांच में खुलासा हुआ, आरोपियों ने 12वीं पास लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टर बनाया, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ में गंभीर खिलवाड़ किया गया। एसओजी की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। तो एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा होता है और फर्जीवाड़ा उजागर होता है, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में होता है। इस प्रकार से नकली डॉक्टर का जैसे ही अभी ये एक आया है प्रसंज्ञान, और एक और जो हमने बीच में मीडिएटर पकड़ा है उसने भी अपने उसके ऊपर लिख रखा है डॉक्टर यश। तो इन सब से लगता है कि काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स जो विभिन्न जगहों पे हैं और जिनके ऊपर आम जनता की नज़र नहीं जाती है, तो उन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रखा है वो नकली लगा रखा होगा। तो विदाउट एमबीबीएस डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रखा होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के वेरिफिकेशन का एक तरीका है कि आरएमसी की वेबसाइट पे जाके या तो डॉक्टर का नाम या डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर या अन्य, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लिखा हुआ है यदि वो भी डालेंगे और उसको एंटर करते ही तो यदि रजिस्टर्ड होगा और जिस नाम से रजिस्टर्ड होगा तो वो पूरी डिटेल्स नीचे आ जाएंगी। तो आज जनता भी ये वेरीफाई कर सकती है कि उनके इलाके का कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा डॉक्टर। भरतपुर के नदबई से खबर, सराफा व्यवसायी की गोली मार करके हत्या का मामला। भरतपुर एसपी दिगंत आनंद पहुंचे मौके पर। घटनास्थल पर सभी पहलुओं की जांच जारी। मृतक की पहचान योगेंद्र चोपड़ा के रूप में। बाइक सवार बदमाश वारदात के बाद में फरार। जेवरात से भरा बैग लेकर के आरोपी फरार। सराफा संघ ने थाने के बाहर शव रख करके प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के विरोध हुआ।
तो सर्राफा व्यवसायी की गोली मार करके हत्या, भरतपुर एसपी दिगंत आनंद मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर सभी पहलुओं की जांच जारी है। मृतक की पहचान योगेंद्र चोपड़ा के रूप में बताई जा रही है। बाइक सवार बदमाश वारदात के बाद में फरार हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मृतक की पहचान योगेंद्र चोपड़ा के रूप में, जिससे यहां पर देखिए तस्वीरों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और भरतपुर एसपी दिगंत आनंद मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर सभी पहलुओं से जांच जारी है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सर्राफा व्यवसायी की गोली मार करके हत्या, भरतपुर में नदवई में इलाके में हड़कंप मच गया। सभी पहलुओं से जांच पड़ताल जारी है। संवाददाता सौरभ हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, जिस तरह से वहां पर सरेआम हत्या हुई है, कैसे हुई, कौन शख्स था जिस तरह से उस शख्स ने यहां पर हत्या की है, लोगों का क्या कुछ कहना है और किसने की है, क्या इस बात का खुलासा हो पाया? जी नुपुर, 2 अज्ञात बाइक सवारों ने योगेश अरोड़ा को गोली मारकर, उनकी क्या है कि लूट की वारदात को लेकर घटना की गई थी। जी, लूट का ये पूरा मामला है। ऐसे में कौन थे लोग जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है? जी नुपुर, अभी क्या है कि वो अपराधियों की जांच नहीं हो पाई है। पुलिस का क्या कुछ कहना है सौरभ? जी, पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? पुलिस के अधिकारियों का कहना है उन्होंने एक बड़े अधिकारियों की टीम तैयार की है, जिसमें उच्च अधिकारी और एक विशेष टीम का गठन किया गया है। और ठीक है सौरभ, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें में शाम आज 7 बजे के करीब एक वारदात हुई है, जिसमें एक सर्राफा व्यापारी जो अपनी दुकान को बंद करके घर जा रहे थे, उनके साथ लूट के प्रयास में 2 अज्ञात बदमाश जो मोटरसाइकिल पर आए, उन्होंने फायरिंग की घटना कारित की। इस पर फायरिंग के कारण जो मजरूब हैं उनकी जहरीलाज मृत्यु हो गई। जिले की इस विशेष टीम और बड़ी संख्या में अधिकारी और जाब्ता घटना को ट्रेस आउट करने में लगे हैं। बहुत जल्दी हम इसको ट्रेस आउट करके और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बुधवार को माओवादी कमांडर पापाराव सहित 18 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पूना मार्गेम अभियान के तहत लालबाग स्थित शौर्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजीपी विवेकानंद सिन्हा और आईजी सुंदरराज पी ने समर्पण करने वालों का स्वागत किया। इस दौरान माओवादियों ने 8 AK-47 समेत अन्य हथियार और करीब 12 लाख रुपए पुलिस को सौंपे। आत्मसमर्पण करने वालों में 7 महिला माओवादी शामिल है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पापाराव के मुख्यधारा में लौटने से बस्तर में माओवाद के अंत की दिशा मजबूत हुई। हालांकि दक्षिण बस्तर में अभी भी कुछ माओवादी सक्रिय है, जिनसे आत्मसमर्पण की अपील जारी है। उनके द्वारा सौंपे गए हथियार को रिसीव किया गया और अन्य सामग्री को भी रिसीव किया गया। इस प्रकार आज नक्सलवादी अभियान में काफ़ी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक बढ़त रहा और लगभग कभी मात्र 6-7 दिन ही शेष रह गए। इस दौरान दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका में लगभग सीनियर लीडरशिप समाप्त हो चुकी है। शेष एक ही रह गए थे, पापाराव। आज उनका पुनर्वास के पश्चात जो टॉप लेवल की लीडरशिप अभी बस्तर इलाका में चुनी हो चुकी है। शेष अन्य कुछ गिने चुने माओवादी कैडर हैं जो बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग जिला में छोटी छोटी दल में है, छोटी छोटी पॉकेट्स में अभी उनका इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। उनसे भी लगातार हमारा अपील जारी है, प्रयास भी जारी है, ताकि वो भी मात्र भी हमारे सुरक्षा बलों ने जो बलिदान दिया है, जो मेहनत की है, अगर उससे शांति स्थापित हुई है और बस्तर के लोग एक आशा भरे नज़र से भविष्य को देख रहे हैं, ये हम सबको ये इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारा बलिदान और हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं। सर 31 काफी करीब। सुरक्षा बल कहीं के भी हों, केंद्र के हों, राज्य के हों, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ अगर केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ से बाहर जाएंगे। 3000 लोगों ने विगत 2 वर्षों में पुनर्वास किया है
लगभग 2000 लोग उन्हें पिछले विगत 2 वर्षों में गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 550 लोग 535 लोग ये न्यूट्रलाइज हुए। तो ये जो संख्या है, इसके साथ हथियार बड़ी संख्या में हमारे पास आया है। हमारे यहाँ बस्तर में भारत के नक्सल परिदृश्य में समूचे भारत में ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और इस राष्ट्रीय स्तर के समस्या में सबसे बड़ा पुनर्वास 210 लोगों का पुनर्वास एक साथ आर्म्ड कैडर का, वो हमारे यहाँ अक्टूबर महीने में जब जगदलपुर में हुआ था। इसके साथ अनेक पुनर्वास। दौसा में बाइकों के साइलेंसर मॉडिफाई कर पटाखों जैसी आवाज निकालने वाले मंचलों पर कोतवाली थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। लालसोट रोड पर चलाए अभियान के दौरान पुलिस टीम ने 2 बाइकों को जब्त किया। एएसआई जवान सिंह के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान ऐसी बाइकों को रोका जो तेज धमाकेदार आवाज निकाल रही थी। जांच में खुलासा हुआ रॉयल एनफील्ड बाइक बिना नंबर प्लेट के मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ मिली, जबकि दूसरी केटीएम बाइक में साइलेंसर से छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस के मुताबिक ऐसी हरकतों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने साफ चेतावनी दी कि वाहनों में किसी भी प्रकार के अवैध मॉडिफिकेशन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दौसा शहर में जो ये मोटरसाइकिलों पे बाइकों पे मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के फुट की आवाज़ करके लोगों में भय पैदा करते हैं और मनचले युवक गाड़ी को चलाते हैं, फुट की आवाज़ करते हैं, उस अभियान के तहत एक बुलेट और एक एटीएम गाड़ी को लालसोट रोड पे जब्त किए गए हैं। जिन पे भरतपुर के बयाना में 10 दिन से लापता 25 साल के युवक भूपेंद्र सिंह की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने युवक का शव गांव नगला सुल्तान में एक मकान के पीछे खेत में गड्ढे में दबा बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए गड्ढा खोदकर उसे दबाया और ऊपर से झाड़ियां पत्थर भी रखे गए। मामले में गांव की ही एक महिला और उसके परिजनों पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की है। प्रारंभिक जांच में 18,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। सामने ये खुलासा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और मामले की जांच जारी है। 15 तारीख की हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई सदर थाने बयाने में। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में पुलिस ने अपनी छानबीन में आगे प्रक्रिया बढ़ाई, तो वहाँ में ये क्लियर करो कि यह महिला के खाते में कुछ पैसा डाले जो भूपेंद्र ने डाले, वह रंजिश में या फिर इनकी का कहासुनी हुई आपस में, जिस कारण वो मतलब उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद और जो है अपने ही घर के जस्ट पीछे खाली जगह थी, उसमें 5 फीट गहरा गड्ढा खोदो और गड्ढा खोद के वहाँ ने अपने और जो साथी थी महिला ने इनको सहयोग लेके और वो गड्ढा में दफन कर दिया वाकू। और वाक बाद जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने खुलासा किया। रायसर थाना पुलिस ने आभूषण चोरी का मामला सुलझाया। आरोपी महिला सोनिया को गिरफ्तार किया। चोरी के आभूषण और 1.80 लाख रुपए की राशि बरामद। आरोपी ने अपनी सगी बहन के गहने पीहर से चुराए। 21 मार्च को गठवाड़ी में वारदात हुई। थानाधिकारी हेमराज सिंह ने टीम के साथ में कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी महिला सोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है खाकी के शिकंजे में। जयपुर की बात करेंगे। डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा का स्नैचरों के खिलाफ एक्शन। 74 वर्षीय महिला से जूलिया आभूषण छीनने वाले गिरफ्तार। शिव मंदिर में सफाई के दौरान वारदात को नागौरियन थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। आरोपी रामजीत मीना और नीरज मीना गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से सोने का जंतर बरामद हुआ। वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई। पूछताछ में अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना। तो 2 शातिर बदमाशों को दबोचा गया। अलवर के कठुमर की बात करेंगे, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कांस्टेबल रामेश्वर और दलाल निरंजन रिश्वत लेते ट्रैप हुए। 20,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। मुकदमे में मदद करने की उसमें मांगी थी रिश्वत। दौसा एसीबी डीएसपी रविंदर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई। डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन में अंजाम दिया गया। एसीबी द्वारा मामले की जांच जारी है। 20,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। कठुमर में एसीबी की कार्रवाई होती है। मुकदमे में मदद करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था और दौसा एसीबी डीएसपी रविंदर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी द्वारा मामले की जांच जारी है। 20,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया।
तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये कार्रवाई की तस्वीरें कठुमर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई होती है। कांस्टेबल रामेश्वर और दलाल निरंजन रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए, धर दबोचे गए हैं। रिश्वत की मांग कर रहे थे लेकिन उसी वक्त ट्रैप किया गया इन्हें। और संवाददाता इकलेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इकलेश, कब कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई जारी है? जी नूपुर, बताना चाहूंगा कि कठुमर थाने पर एसीबी जो डीआईजी हैं अनिल कयाल, जिनके पास मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर उनके निर्देशन में दौसा एंटी करप्शन ब्यूरो के डीवाईएसपी हैं रविंद्र सिंह, वो उनके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है कि एक मामला दर्ज था जिसमें कि मारपीट और कुछ अपहरण को लेकर मामला था, एक्सीडेंटल भी मामला था, उसको लेकर कठुमर थाने में मामला दर्ज था, जिसमें परिवादी पक्ष से नाम और मदद करने की एवज में कठुमर थाने के कांस्टेबल है रामेश्वर दयाल, उन्होंने इसमें बिचौलिया बनाया एक दलाल निरंजन। दोनों ने 20,000 रुपए में रिश्वत राशि तय की कि नाम निकालने को लेकर, जिस पर इसकी शिकायत एसीडी भरतपुर को की गई, जिसके बाद एसीडी के अधिकारियों ने दौसा एसीडी को इस मामले में सुपरविजन का काम दिया। आज दिन भर कठुमर कस्बे में ही एसीडी की दौसा की टीम रही और मौका पाते ही, जैसे ही इशारा हुआ, इशारा पाते ही दलाल के जेब से पुलिस थाना कठुमर में ही 20,000 रुपए की राशि बरामद की, साथ में कांस्टेबल को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है नूपुर की उक्त मामले में अभी कई लोगों को नाम सामने आएंगे, क्योंकि एक कांस्टेबल किसी मामले में रिश्वत नहीं ले सकता, क्योंकि जांच की जो कार्रवाई होती है किसी हेड कांस्टेबल एएसआई या एसएचओ के माध्यम से होती है। ठीक है, तो किसके नाम से रिश्वत मांगी जा रही है, उसकी जांच की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इकलेश। तो आपको बता दें कि रिश्वत की मांग कर रहा था और उसी वक्त कार्रवाई का डंडा चलता है एसीबी के द्वारा और अभी मामले की जांच जारी है। परिवादी ने हमारी भरतपुर चौकी पर आज एक शिकायत दी थी, उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस थाना कठुमर पर दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा मदद करने के नाम पर रिश्वत मांगने की। उसके बाद हमारे भरतपुर के एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन के अंदर रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। उसके बाद वो किसी दिगर राजकार्य में व्यस्त होने के कारण कार्रवाई उन्होंने मेरे सुपुर्द की। मैंने आगे यहाँ कठुमर कस्बे में आकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्ट्रेप कार्रवाई का आयोजन किया गया। इस स्ट्रेप कार्रवाई के आयोजन के दौरान हमारे परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए दलाल के पास रिश्वत राशि बरामद हो गई। निरंजन दलाल था और रामेश्वर कांस्टेबल के कहने पर ली गई थी, जिनको हम दोनों ने डिटेन कर। और आप दिल्ली से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे पर महत्वपूर्ण मुलाकातें की। संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात करके कई विकास जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। ऊर्जा और शहरी नियोजन से जुड़े विषयों पर चर्चा। विकसित राजस्थान 2047 विजन पर सीएम ने रखा जोर। हरित ऊर्जा विस्तार और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दिया। राजस्थान की रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ने का मुद्दा उठाया। सीएम के प्रयासों से प्रदेश विकास को नई गति मिलने की उम्मीद। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू से भी सीएम ने मुलाकात की है। तो आज दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे, वहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और हरित ऊर्जा विस्तार पर भी बल दिया। कई मुद्दों को उन्होंने उठाया है। राजस्थान के विकास से संबंधित कई मुद्दों को उठाया है। सीएम के प्रयासों से प्रदेश विकास को नई गति मिलने की उम्मीद। नागरिक उड्डयन मंत्री से भी मुलाकात हुई है। के राम मोहन से मुलाकात हुई है और ये दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और मनोहर लाल खट्टर, मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात होती है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। विकसित राजस्थान 2047 पर जोर दिया गया। तो दिल्ली का दौरा बेहद महत्वपूर्ण। ये दोनों तस्वीरें अलग अलग आप देख लीजिए। संसद में मुलाकात होती है और जन कल्याण मुद्दे पर चर्चा हुई। विकास के एजेंडे पर भी बातचीत हुई। सीकर में रामनवमी के मौके पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शहर में करीब
2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। वहीं संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल भी लगाया जाएगा। शोभा यात्रा से पहले एसपी प्रवीण नायक नूनावत के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला और पूरे रूट का निरीक्षण किया। सुरक्षा के मद्देनजर शोभा यात्रा मार्ग पर आने वाले घरों और दुकानों की छतों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन के जरिए हर गतिविधि पर नजर भी रखी जाएगी। इसके अलावा सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात होंगे और गलियों में बैरिकेडिंग की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य पर्व के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना है। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी यहां पर बखूबी तरीके से निभाती हुई दिखाई देती है। किसी भी तरह से किसी को परेशानी ना हो, उसको लेकर के ये जिम्मेदारी पुलिस निभाती हुई दिखाई देती है। 2500 पुलिसकर्मी तैनात। फ्लैग मार्च किया है और कल की पूरी तैयारी कर लिया, रूफ भी कर लिया और हमारे ड्रोन से भी सर्वे करा दिया। रूफ के ऊपर आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। यातायात तो लेके ट्रैफिक का भी हम डाइवर्सन प्लान जो है अभी रिलीज कर देंगे। कुछ रोड्स हैं जहाँ पे हम जनता से यही अपील करेंगे कि इस रोड को थोड़ा अवॉइड कीजिए। अलवर के कठुमर में मां मनसा देवी के 4 दिवसीय मेले का शुभारंभ धूमधाम से किया गया, जहां पर विधायक रमेश खींची ने मेले का झंडा फहरा करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान ग्राम पंचायत मसारी सहित आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में रहे और विधायक ने कहा, ऐसे मेले हमारी संस्कृति और भाईचारे को मजबूत करते हैं। करीब 500 साल पुरानी मनसा देवी की प्रतिमा को स्वयंभू माना जाता है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होने की आस्था है। मेले के दौरान भजन, जागरण, रागिनी और रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बच्चों के लिए झूले, खेलकूद की दुकानों की व्यवस्था की है। इस मौके पर विधायक ने सड़क शिलान्यास भी किया और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। तो विधायक रमेश खींची की तस्वीरें आप देख लीजिए। 4 दिवसीय मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। कोटपुतली बहरोड में मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत 2 कृषक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। यह निर्णय कृषि उपज मंडी समिति की बैठक में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रशासक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने की। बैठक में कुल 5 मामलों पर विचार किया, जिनमें से 2 को मंजूरी मिली। इसके तहत सुनीता देवी और मन्नी देवी को सहायता राशि दी गई। वहीं कृषक उपहार योजना के तहत मंडी यार्ड में लॉटरी निकालकर विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रथम विजेता को 25,000, द्वितीय को 15 और तृतीय को 10,000 रुपए की राशि दी। इस पहल से किसानों को आर्थिक सहयोग और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बागेश्वर धाम पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बालाजी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया। धार्मिक आस्था के इस मौके पर वसुंधरा राजे ने करीब 700 मीटर लंबी परिक्रमा की। दर्शन के दौरान वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ये दौरा पूरी तरह आध्यात्मिक रहा, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ करके प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उनके इस कार्यक्रम को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला।